सो वनक्कम स्टूडेंट्स, आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इंस्टेंटेनियस पावर हम देखा, हमने एवरेज पावर देखा, पावर के फॉर्मूला देखे mgh/t या दैट इज वर्क अपॉन टाइम। एक क्वेश्चन हमने हैंडल किया, ये गाड़ी का हैंडल थोड़ी ना है सर क्वेश्चन हैंडल करने को। ओके, अ मैन लिफ्ट्स 100 स्टोन्स टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन अ 2 मिनट। इफ अ मास ऑफ ईच स्टोन इज 1 kg, व्हाट इज द एवरेज पावर ऑफ मैन। पत्थर रखे हैं कटोरी में, कितने पत्थर रखे हैं? 100 पत्थर रखे हैं। एक पत्थर का मास कितना है? 1 किलो। ऐसे कितने पत्थर रखे हैं? 100। सो 100 किलो का टोटल मास मैन को उठाना है, कितना डिस्टेंस पे लेके जाना है? 6 मीटर डिस्टेंस पे। तो उसकी एवरेज पावर कितनी होगी? कितने समय में लेके जा रहा है ये? ही इज टेकिंग फ्रॉम हियर टू हियर इन 2 मिनट। तो उसकी पावर कितनी है? सो हमने कहा वर्क डन अपॉन टाइम, यहाँ से यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करना है तो हमने mgh लिखा, वर्क डन इज mgh अपॉन टाइम t। सो m इज 100, दैट इज 100 kg ऑफ टोटल मास ऑफ द स्टोन, g की वैल्यू 10 ली, h हाइट इज 6 मीटर, डिवाइडेड बाय टाइम इज गिवन एज 2 मिनट्स। सो 2 × 60 हमने सेकेंड में कन्वर्ट किया। सो टोटल पावर आ गई यहाँ से 50 वाट। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी सिंपल ही है, देखो। 1 कूली टेक्स 1 मिनट टू रेज अ बॉक्स थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। Another one takes 30 seconds to do the same job. And which of the two has greater power and which one has the greater energy? ये पूछा है। ये कूली है, इसको m मास उठाना है 2 मीटर के हाइट से। ये कूली नंबर 2 है, इसको भी m मास उठाना है 2 मीटर के हाइट पे। ठीक है, तो हमने कहा कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा? mgh, m मास उठाना है 2 मीटर हाइट पे, इसको भी कितना काम करना पड़ रहा है? m मास उठाना है 2 मीटर हाइट पे। तो दोनों के लिए वर्क सेम होगा, वर्क सेम है तो एनर्जी भी सेम खर्च होगी। ठीक है, बिकॉज वर्क एंड एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। अगर ये 5 घंटे भी लगाता है और 2 सेकंड भी लगाता है तभी भी हम कहेंगे वर्क डन बाय बोथ द बॉडीज विल बी सेम एंड द एनर्जी कंज्यूम विल बी सेम। पावर की जब बात करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। सो P1 इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन T1, P2 इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन T2। दोनों सिचुएशन में वर्क सेम है, दोनों को डिवाइड कर दिया, वर्क और वर्क कैंसिल, T1 नीचे आ जाएगा, T2 ऊपर आ जाएगा। सो T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू P1 बाई P2। या सिंपल भाषा में न्यूमरेटर कांस्टेंट है तो वी कैन राइट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई T। सो P1 बाई P2 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। T1 कितना टाइम ले रहा है? कूली नंबर 1 टेकिंग 1 मिनट टू परफॉर्म द वर्क, दैट इज 60 सेकेंड। कूली नंबर 2 taking 30 seconds to do the same work. So T2 is 30, T1 is 60. पुट कर दिया, 1/2 आया। सो हमें रिलेशन मिला 2 times of P1 is equals to P2. So P2 is more powerful, this coolie is more powerful which is doing the work in 30 seconds. कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहा है ये, कम टाइम में वही काम कर रहा है और वही काम करने के लिए ज़्यादा टाइम लगा रहा है ये। ठीक है, कितना? डबल। ही इज़ अ डबल पावरफुल देन दिस मैन। ठीक है, सो दिस वॉज द वेरी 2 सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते, चलो एक बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। फाइंड द एवरेज पावर ऑफ ग्रेविटी इन द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट O टू द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रैजेक्टरी A एज शोन इन द फिगर। साधारण भाषा में कोई पार्टिकल m है जिसका मास m है, O पोजिशन से उसको हमने फेंका, ही इज डूइंग द प्रोजेक्टाइल मोशन एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ वेलोसिटी u, इसको हमने प्रोजेक्ट किया है और हमें पूछा है कि जब ये पार्टिकल ए पॉइंट पे आ जाएगा या इस पार्टिकल को ए पॉइंट पे लाने के लिए ग्रेविटी ने कितनी पावर लगाई। हमने कहा हमारे पास फॉर्मूला है, एवरेज पावर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी। वर्क डन बाय ग्रेविटी यहाँ पे माइनस mgh लिया है, क्यों? बॉल ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी कहाँ लगा रही है? फोर्स नीचे। सो डिस्प्लेसमेंट h इज ऊपर एंड फोर्स इज नीचे, सो माइनस mgh इज दी वर्क डन बाय ग्रेविटी अपॉन डेल्टा टी। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और नॉलेज फॉर्मूला लेके आना पड़ेगा हमें। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो 0 to a जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उसका आधा कर दिया, दैट इज u साइन थीटा बाई जी। सो डेल्टा t को हमने पुट किया u साइन थीटा बाई जी फ्रॉम हियर। h इज द मैक्सिमम हाइट, a पॉइंट पे पूछा है तो मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, दैट इज u स्क्वायर साइन थीटा बाई 2g। तो h का फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर दिया, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u और एक u कैंसिल, एक साइन थीटा एक स्क्वायर का एक साइन थीटा कैंसिल, एक g और एक g कैंसिल, बचा हुआ टर्म दैट इज माइनस mgu साइन थीटा बाय 2। ये कोई फॉर्मूला याद रखने वाला फॉर्मूला नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, और दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट केम लाइक दिस। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट समझ लेना कि एच को और डेल्टा टी को हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट किया था और आंसर हमने निकाला। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हमने कवर किया है। सी दिस क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी u से इसको थ्रो किया है। सेम सिचुएशन जो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखी थी, बट यहाँ पे उन्होंने पूछ लिया है फाइंड द इंस्टेंटेनियस पावर डेवलप बाय ग्रेविटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब वेलोसिटी, पावर और हमें टाइम का एक ऐसा कोई एक सूत्र बताओ, एक ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई इक्वेशन निकालो, उससे हमें पता चले कि जब पार्टिकल कोई भी पॉइंट पे आ जाए, पार्टिकल यहाँ पे आ गया तो कितनी पावर खर्च होगी, पॉइंट यहाँ पे आ, पार्टिकल यहाँ पे आया तो कितनी पावर लगेगी, यहाँ पे आया तो कितनी पावर लगेगी, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो हमने कहा कि चैलेंज एक्सेप्टेड, सॉल्यूशन की फर्स्ट स्टेप में हमने कहा कि इंस्टेंटेनियस पावर हमें पता है P इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में F डॉट V से लिखेंगे। तो हमें पहले F निकालना पड़ेगा। किसकी पावर पूछी है? पावर डेवलप और जनरेटेड बाय ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही लेना पड़ेगा। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ग्रेविटी कहाँ फोर्स लगाएगी? ग्रेविटी का काम हमेशा होता है, कोई भी प्रोसेस हो, कुछ भी दुनिया इधर की उधर हो जाए, ग्रेविटी हमेशा नीचे ही फोर्स लगाती है। तो हमने कहा कि उसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे mg इंटू, नीचे के लिए यूनिट वेक्टर क्या होता है? माइनस जे, तो माइनस जे लिखा। फिर बारी आई वेलोसिटी की। वेलोसिटी को हमने निकालना था, तो हमने लिखा वेलोसिटी वेक्टर। वो निकालने के लिए हमने एक सेपरेट यहाँ पे डायग्राम दिखाई, उसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हमने कहा कि पार्टिकल लेट से आ गया किसी पोजीशन पे, आफ्टर टाइम टी द पार्टिकल इज समवेयर हियर विच इज हैविंग वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब इस वेलोसिटी को हमें सब्स्टिट्यूट करना था। हमें इसका तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला पता नहीं है, तो हमने इसके दो कंपोनेंट लिए, Vx एंड Vy। और हमारे नॉलेज से पता है, प्रोजेक्टाइल के नॉलेज से, इन द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो कभी चेंज नहीं होती है। चाहे पार्टिकल यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, हर जगह पे उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये इनिशियल डेटा से हमें उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई एक फॉर्मूला मिल जाएगा। इनिशियली वेलोसिटी थी u एट एन एंगल थीटा, तो यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ रहा है? u cos थीटा। मतलब Vx को भी हम u cos थीटा लिख सकते हैं क्या? हमने कहा लिख सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट होती है। तो हमने Vx का तो मामला सॉल्व कर दिया। सो हमने लिखा Vx इज इक्वल्स टू u cos थीटा। एक्सप्लेनेशन भी लिख के दिया मैंने, एज अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फिर बात आई कि अभी Vy कैसे निकालेंगे। हमने देखा कि Vy तो चेंज होता है ऑब्वियसली ग्रेविटी के कारण। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। इनिशियली इतनी थी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो कम 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 होते जाएगी। ठीक है, तो हमने कहा कि इसकी Vy निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो जैसे हमने इस इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा लिया था, वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ जाएगा? u sin थीटा। तो इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा, दैट इज इसको uy लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। हमने कहा कि हमें तो Vy चाहिए, ये तो uy है, तो हमने कहा कि हमारे पास काइनेमेटिक्स का एक इक्वेशन है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो Vy y डायरेक्शन में चाहिए, तो इसको लिखा, v को हमने लिखा Vy, u को लिखा uy। ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इज g, और रिटार्डेशन हो रहा है, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम हो रही है, तो यहाँ पे माइनस लिखा। ठीक है, तो ये हमने काइनेमेटिक्स से लेके आए फॉर्मूला। uy को सब्स्टिट्यूट किया हमने, u sin थीटा एज इट इज हियर, एंड दिस इज माइनस gt। सो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज u sin थीटा माइनस gt। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? j कैप, क्योंकि ये कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। Vx को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आगे i कैप, क्योंकि ये x डायरेक्शन में जा रही। सो मेरी v आ गई। v को क्या लिख सकते हैं? व्हाट वी कैन राइट v? v इज नथिंग बट वेक्टर फॉर्म में Vx i कैप प्लस Vy j कैप फ्रॉम द वेक्टर टॉपिक। Vx को सब्स्टिट्यूट किया u cos थीटा, Vy को सब्स्टिट्यूट किया u sin थीटा माइनस gt j कैप। अभी हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, p इज इक्वल्स टू एफ वी। f की वैल्यू दिस इज f और v की वैल्यू दिस इज v। नेक्स्ट पेज पे हमने इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तब j डॉट i या माइनस j डॉट i क्या होगा? वो होगा 0। परपेंडिकुलर है ना, i और j कैसे हैं? i और j कैसे हैं? 90 डिग्री, और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0। तो ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई करने से मतलब नहीं, क्योंकि आंसर 0 आया है, तो आंसर में मैंने वो टर्म लिखी ही नहीं है, क्योंकि आंसर 0 आ रहा है उसका। यहाँ पे j है, इट इज़ हियर j, और यहाँ पे भी j है। ठीक है,
ओके, वी आर बैक अगेन. लाइट चली गई थी. लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स कंटिन्यू. चलो. सो ये माइनस साइन अगर दिक्कत दे रहा है तो ये बाहर निकाल दो यहाँ पे माइनस एम जी. इफ़ यू आर कन्फ्यूज विद दिस माइनस साइन तो इसको हम यहाँ से भी लिखा सकते हैं. अभी देखो ये जे और जे कैप कितना होगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है ये. ठीक है. सो दिस टर्म इंटू दिस टर्म क्या आ जाएगा, माइनस एम जी इंटू ये टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे हम. ठीक है. सो अंदर इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दो. माइनस एम जी इंटू यू साइन थीटा माइनस एम जी यू साइन थीटा माइनस माइनस प्लस एम जी स्क्वायर टी. एम जी इंटू जी टी इज एम जी स्क्वायर टी. दिस इज द आंसर ऑफ द पावर. पूछोगे तो ये फॉर्मूला कहीं लिख के याद रखने वाला है क्या, हम कहेंगे नहीं. हमें जब भी कोई क्वेश्चन आएगा मिनिमम फॉर्मूला से सॉल्व करना है. जब तक हमारी 100% प्रैक्टिस नहीं हो जाती वी विल गो विद द मिनिमम फार्मूला. जितना पॉसिबल हो सके उतना फार्मूला डिराइव करने की हम आदत लगा लेंगे. भले ही हमें फार्मूला पता हो लेकिन वो डिराइव कैसे किया, मतलब ये फार्मूला आया कैसे है वो समझेंगे एक बार. और एक बार हम पूरी इक्विप्ड हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तब हम फिर सोचेंगे कि कौन से फार्मूला याद रखने हैं, कौन से फार्मूला याद नहीं रखने की ज़रूरत है. बिकॉज आफ्टर ऑल पूरे 2 साल के सिलेबस में कितने फॉर्मूले याद रखोगे, कितने चैप्टर में से कितने फॉर्मूले निकल के आएंगे. ठीक है. सो इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज. इवन मुझे भी कोई फॉर्मूला याद नहीं रहते.